सबसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला था वो DS 160 को लेके ही था। यूएस वीजा शेड्यूलिंग में अपॉइंटमेंट बुक करना, लोकेशन सिलेक्ट करना, ये सब थोड़ा इजी है, सबको इजी लगता है, लोग कर भी रहे हैं इसको। पर DS 160 की फिलिंग को लेके काफी कंफ्यूजन है, तो इन सब चीजों को हम क्लियरली डिस्कस कर लेंगे आज इस वीडियो में। मुझे DS 160 पे एक वीडियो बनाना ही है, पर फिर भी मुझे वेट था कि मुझे कमेंट्स आए, कुछ ईमेल आए, कुछ इनपुट आए, जिससे मैं पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम्स को ड्यूरिंग DS 160 की फिलिंग मैं उसको आपको क्लियर कर सकूं। हम पर्टिकुलर कॉलम को डिस्कस करके ये वीडियो बनाएं, तो इसके लिए भी मैंने आपके सारे कमेंट्स, आपकी सारी ईमेल्स और इस DS 160 की फिलिंग की काफ़ी वीडियोस को एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू किया और आज जिस तरह से हम DS 160 को भरेंगे, आपको ऐसा वीडियो कोई भी नहीं मिलेगा जो पर्टिकुलर। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छी हेल्थ में होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक बार थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी USA की B1 B2 वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया और अभी भी मुझे इतना प्यार मिल रहा है उस वीडियो पे। मुझे इतने ईमेल्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप सबका बहुत थैंक यू। इन सब कमेंट्स में और इन सब ईमेल्स में मैंने मोर देन 100 ईमेल्स पिछले एक हफ्ते में और मोर देन 200 कमेंट्स पिछले एक हफ्ते में, उनको मैंने एनालिसिस किया और उनको समराइज किया। तो मैंने देखा कि सबसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला था वो DS 160 को लेके ही था। यूएस वीजा शेड्यूलिंग में अपॉइंटमेंट बुक करना, लोकेशन सिलेक्ट करना, ये सब थोड़ा इजी है, सबको इजी लगता है, लोग कर भी रहे हैं इसको। पर DS 160 की फिलिंग को लेके काफी कंफ्यूजन है। वैसे तो वो भी इन जनरल फॉर्म कोई बहुत ज्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं है, पर पर्टिकुलर कॉलम को लेके कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है तो मैं इस कॉलम में क्या भरूं। तो इन सब चीजों को हम क्लियरली डिस्कस कर लेंगे आज इस वीडियो में। आज जिस तरह से हम DS 160 को भरेंगे, आपको ऐसा वीडियो कोई भी नहीं मिलेगा जो पर्टिकुलर कॉलम को सिचुएशन के हिसाब से भी समझाए और एक कॉलम के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि इसमें आप क्या भर सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए हम चलते हैं DS 160 के फॉर्म फिलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो भी ब्राउज़र है, सफारी है, क्रोम है, आप जिसको भी आप यूज़ करते हैं, आप लिखिए ceac.state.gov। तो ये आपको डायरेक्ट करेगा DS 160 की वेबसाइट पर। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि DS 160 एक अलग चीज़ है और वीज़ा शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट बुक करना एक अलग है। तो अभी हम वीज़ा फॉर्म को भर रहे हैं। ये वीज़ा फॉर्म को भरने की वेबसाइट है। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे DS 160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ले आएगा हमें इस पेज पर। ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। इसमें हमें सबसे पहले अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। आप लोकेशन ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो आपके घर के पास है, तो वो अपने आप अपनी डायरेक्टरी को उठा लेगा। हम इंडिया में आपको लोकेशन आप देखने मिलेंगे चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो हम इन जनरल इस फॉर्म को सिखा रहे हैं, तो हम दिल्ली से शुरू करते हैं। हम दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे रिफ़्रेश होने दीजिए। उसके बाद आप ये कोड एंटर कीजिए, सिक्योरिटी कोड हम डालेंगे अब स्टार्ट एन एप्लीकेशन और रिट्रीव एन एप्लीकेशन। स्टार्ट एन एप्लीकेशन है ऑब्वियसली एक नई एप्लीकेशन के लिए, और जब आपको इस नई एप्लीकेशन में चेंजेस करने होंगे तो आप उस एप्लीकेशन को रिट्रीव भी कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी हम करते हैं स्टार्ट एन एप्लीकेशन। आई एग्री। इसमें हमें AA करके एक नंबर जनरेट होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज़ करना होगा। हम कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन एक रैंडम चूज़ कर रहे हैं, उसका आप यहाँ आंसर देंगे। जब आप रिट्रीव करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को, तब आपको ये चाहिए होगा। ये फॉर्म हमने शुरू किया 1 सितंबर 2025 को। हालांकि ये थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच मुझे लगता है इस फॉर्म में। आप यहाँ पे अगर डिटेल देखेंगे तो एक्सपायरेशन डेट आ रहा है 31/10/2024। हालांकि ये 25 होना चाहिए, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मेरे कहने का बस मतलब ये है कि फॉर्म को आपको 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करके और सबमिट करना है। ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है जो 24 लिखा आ रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं इस फॉर्म को। सबसे पहले हम डालेंगे सरनेम, उसके बाद हम डालेंगे अपना नेम। देखो आप वैसे तो इस फॉर्म को भरना काफ़ी इजी है। अगर आपको किसी भी कॉलम में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो साथ में हेल्प दिया हुआ है। आपको सरनेम को लेके कोई हेल्प चाहिए, अब काफ़ी पासपोर्ट्स मुझे देखने मिलते हैं जिसमें सरनेम होता ही नहीं है, तो उसका सिंपल रूल है।
एंटर ऑल सरनेम्स एज लिस्टेड इन योर पासपोर्ट, इफ़ ओनली वन नेम इज़ लिस्टेड इन योर पासपोर्ट एंटर दैट सरनेम। कहने का मतलब कि अगर मेरा नाम अर्पित सप्रा है, अगर मैंने अपना लास्ट नेम नहीं यूज़ किया हुआ अपने पासपोर्ट पे, तो मैं अपने सरनेम में अपना गिवन नेम लिखूंगा, मतलब मैं यहाँ अर्पित लिख दूंगा। और क्योंकि मेरा गिवन नेम नहीं है, इफ़ योर पासपोर्ट डज नॉट इंक्लूड ए गिवन नेम प्लीज़ एंटर FNU इन गिवन नेम। तो हम गिवन नेम में क्या लिखेंगे? FNU। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये बेसिक कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा। आपके नेटिव अल्फ़ाबेट में आपका क्या नाम है? आप अपना हिंदी में, आपकी जो भी मदर टंग है, आप उसमें अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी लिख सकते हैं। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स? नो। अगर आपने किया है तो आप येस करके अपना वो नाम भी डाल सकते हैं, पर वो नाम आपका ऑफिशियली कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझसे किसी कमेंट में मैंने देखा था इस क्वेश्चन को, कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सोशल मीडिया पे अपना नाम कुछ और रखा हुआ है और मेरा ओरिजिनली जो रजिस्टर्ड नेम है वो कुछ और है, तो आप वो नाम नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपके पासपोर्ट पे एलियास करके आपने कोई नाम ऐड कराया हुआ है और वो रजिस्टर्ड है, तभी आप उस नाम को यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। डू यू हैव ए टैली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम? नो। मेल और फीमेल आप सिलेक्ट कीजिए। आप अपना स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। मैरिड हैं तो मैरिड डाल दीजिए। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ही बेसिक है, आप इसको डाल सकते हैं। बड़ा बेसिक था अभी तक, आप इसको साथ साथ सेव करते भी चलिए, क्योंकि इन केस ऑफ एनी पावर कट और एनी इंटरनेट इशू आपका फॉर्म सेव रहेगा, तो आप रिट्रीव करेंगे तो जितना इन्फॉर्मेशन आप भर चुके हैं उतना सेव रहेगा, नहीं तो आपको फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेशनैलिटी, आप इंडियन हैं तो इंडियन सेलेक्ट कीजिए। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप एक बार मुझे कमेंट में बता भी देना, और जो भी आपका कंट्री है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। डू यू होल्ड और हैव एनी नेशनैलिटी अदर देन द वन इंडिकेटेड अबव ऑन नेशनैलिटी, कि इंडिया के अलावा या आप जिस भी कंट्री के हैं उसके अलावा भी आप कोई नेशनैलिटी रखते हैं? नहीं। आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, आपकी नेशनैलिटी के अलावा आपके पास कोई और रेजिडेंसी है? नो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इंडिया में काफ़ी लोगों के पास दुबई की रेजिडेंसी है तो आप उसमें येस कर सकते हैं और दुबई की रेजिडेंसी की डिटेल भर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भर सकते हैं। US सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है हमारे पास तो हम उसको डज नॉट अप्लाई कर देंगे। US टैक्स पेयर ID नहीं है तो हम उसे डज नॉट अप्लाई कर देंगे। अगर किसी ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है US में तो उसके पास हो सकता है कि टैक्स पेयर ID हो, तो आप उसे भर भी सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब फॉर्म थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम बेसिक डिटेल भर दिया। अब हमारा डिस्कशन का टाइम भी आता जाएगा। सबसे पहले पर्पज़ ऑफ विजिट। देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको मैं टॉप पे रखता हूँ हमेशा। आप पर्पज़ से ही वीज़ा ले सकते हैं ऑफिसर से, अगर उसको आपका पर्पज़ क्लियर नहीं होगा तो आपको वीज़ा नहीं देगा। अब पर्पज़ मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में भी कि काफ़ी तरह के वीज़ाज़ होते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम B1 B2 की बात कर रहे हैं, तो हम B कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, टेम्परेरी, बिजनेस और प्लेजर विजिटर। इसके अंदर आपके सब कैटेगरीज़ हैं। आप सिर्फ बिजनेस या कॉन्फ्रेंस के लिए भी जा सकते हैं। एग्जांपल के लिए डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं या कोई साइंटिस्ट हैं वो किसी पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ B1 कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप B2 कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इन जनरल आपका कोई पर्पज़ है, आपने घूमने जाना है, किसी को मिलने जाना है, कोई शादी अटेंड करने जाना है, कोई इवेंट अटेंड करने जाना है, तो आप इन जनरल B1/B2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, हैव यू मेड स्पेसिफिक प्लान्स। इसके बारे में आप मेरी पुरानी वीडियो स्क्रॉल करके देखिए, ढेरों कमेंट्स हैं उस पर कि स्पेसिफिक प्लान्स में हम क्या भरें। देखो ऑफिसर अभी आज की डेट में तो इशू इतना है कि आपको डेट ही साल बाद की मिल रही है या 6 महीने बाद की मिल रही है, तो ऑफिसर का माइंडसेट वैसा है, उनको पता है कि डेट्स में काफ़ी इशू चल रहा है,
तो अगर किसी ने 6 महीने पहले फॉर्म भरा है या 1 साल पहले फॉर्म भरा है, तो हो सकता है उसके स्पेसिफिक प्लान्स अभी चेंज हो गए हों, हो सकता है उस टाइम पे थे, तो इस चीज़ पे वो लीनियंट रहते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। इस चीज़ पे आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होता कि आपने स्पेसिफिक प्लान बनाया या नहीं बनाया। आपका जब तक पर्पज़ डिफाइंड है, उसको पर्पज़ आपका क्लियर लग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इन केस आपने कोई स्पेसिफिक प्लान बना लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर मुझे यूएस घूमने जाना है, अगर मेरे किड्स की जो हॉलीडेज़ हैं, समर वेकेशन है, वो जून में होती हैं। अगर मैं उस टाइम पे घूमने जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको येस कर सकता हूँ कि मैंने स्पेसिफिक प्लान बना लिया है। हाँ, आपने बुकिंग्स की हैं या नहीं की हैं, ये एक अलग मैटर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये भी था कि क्या हम रिटर्न टिकट लेके जाएँ? क्या हम होटल बुकिंग लेके जाएँ? नहीं, आपको उसका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना ही वो आपकी होटल बुकिंग चेक करने वाले हैं, ना ही ऑफ़िसर आपकी फ़्लाइट बुकिंग चेक करने वाला है। वो आपका चेक करने वाला है पर्पज़, कि आपका पर्पज़ कितना जेन्युइन है। तो अगर आपने स्पेसिफिक प्लान को येस कर दिया है, तो आप डेट ऑफ अराइवल आप एस्टिमेटेड डाल सकते हैं। देखो, ये हर कॉलम के साथ हेल्प लगा भी हुआ है, आप हेल्प में पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ योर डेट ऑफ अराइवल इन यूएस और डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम यूएस, प्लीज़ प्रोवाइड एन एस्टिमेट। तो इन केस मुझे अगर फॉर एग्जांपल मुझे जून में जाना है, मैं जून का डेट डाल देता हूँ, 2026 डाल देते हैं हम। अराइवल फ़्लाइट, ऑब्वियसली अगर मुझे जून में जाना है, मेरा 6 महीने बाद का ट्रैवल है, तो मैं फ़्लाइट्स बुक नहीं करूँगा ना, ये कॉमन सेंस है। इसमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर भी इतना समझदार है कि उसको पता है कि आप 1 साल बाद की या 6 महीने बाद की, 8 महीने की फ़्लाइट अभी बुक नहीं कर दोगे। जब आपका ट्रैवल नज़दीक आएगा, महीना रह जाएगा, 15 दिन रह जाएंगे, आप तभी बुक करोगे। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको नहीं डालना है। अराइवल सिटी ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे डालिए, आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही आपका पर्पज़ वाला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, तो आपसे पूछेंगे कि इन विच सिटीज़ आर यू गोइंग टू, और आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन आएगा आपके पास। डेट ऑफ डिपार्चर आप ज़रूर डालिए कि मैं कब जा रहा हूँ और कब वापस आ रहा हूँ। डिपार्चर फ़्लाइट, वहाँ से आने वाली फ़्लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपार्चर सिटी इंपॉर्टेंट है, आप डालिए। प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस, आप लोकेशंस मेरे हिसाब से आप ज़रूर डालिए। अब एक कमेंट में मैंने देखा कि उन्होंने लिखा कि मैंने न्यू जर्सी का लोकेशन डाला था 1 साल पहले, और अब मेरा प्लान हो गया कि 5-6 सिटीज़ में मैंने जाना है, तो क्या मैं एक नया DS-160 भरूँ या उसी को ही वैसा ही रहने दूँ? तो देखिए, ये डिपेंड करेगा आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। आप लोकेशन अगर आपने वेल रिसर्च कर लिया है, अगर आप हॉलीडे पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपकी 4 लोकेशन है, तो यहाँ आप 4 लोकेशन ही डालिए। हाँ, अगर आप कोई इवेंट के लिए जा रहे हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क से आपने वापस आ जाना है, तो सिंगल लोकेशन भी आप डाल सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इन लोकेशंस के बारे में ना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लोकेशंस को डालना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ना आप इसको थोड़ा रिसर्च करके डालिए। कि ऐसा नहीं कि आपने न्यूयॉर्क डाला, फिलाडेल्फिया डाला, और उसके बाद फिर आपने डाल दिया वेगस, उसके बाद आपने डाल दिया सैन फ्रांसिस्को। आप देखो, वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा यूएस एक बार में नहीं घूम सकते, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछोगे, तो आप अगर आप ईस्टर्न साइड के डेस्टिनेशन डाल रहे हो, तो आप सारे ईस्टर्न के रखो। अगर आप वेस्टर्न साइड जाना चाहते हो, तो आप सारे डेस्टिनेशन वेस्टर्न के रखो। हाँ, कोई पर्टिकुलर आपका सिचुएशन हो सकता है कि आपको न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना ही जाना है, तो आप डालिए, अदरवाइज़ उसको आप अवॉइड कीजिए। आप कहाँ पे रहेंगे, आप किसी होटल का एड्रेस भी डाल सकते हैं। या अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप उसका घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर कोई कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो आप कंपनी का एड्रेस भी डाल सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप। देखिए, या तो आप खुद पे करेंगे या कोई और पर्सन आपके लिए पे करेगा। आप अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अदर पर्सन कर सकते हैं, उसके बाद पेरेंट्स की उसमें डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप अपना ट्रिप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप अपना सेल्फ लिखिए इसमें। अगर आपको यूएस से कोई एम्प्लॉयर है जो आपके लिए पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर इन द यूएस डालिए। अगर आपकी जिस कंपनी में आप इंडिया में काम करते हैं या पर्टिकुलर कंपनी किसी भी कंट्री में काम करते हैं, अगर वो कंपनी आपको अपने ऑफिशियल टूर पे भेज रही है, तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर डालिए। अगर कोई और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर रही है, जैसे कोई स्पोर्ट्स वाले बच्चे हो सकते हैं, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो कोई कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो आप उसका डिटेल भी डाल सकते हैं। अभी हम फॉर्म को समझने के लिए इसमें सेल्फ डालते हैं। अब नेक्स्ट है पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू। अगर आपके साथ कोई जा रहा है, आपकी फैमिली, तो आप उसको येस कीजिए। अब ये पूछ रहे कि आर यू ट्रैवलिंग एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, तो आप इसे येस कीजिए, अदरवाइज आप इसे नो कीजिए। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, उनका सरनेम डालिए, उनका गिवन नेम डालिए, और आपका उनसे क्या रिलेशन है, आप वो डालिए। हम
एग्जाम्पल के लिए इसमें कोई भी डमी नेम डाल देते हैं। आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बिजनेस एसोसिएट हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हैव यू एवर बीन इन द यूएस? अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप पहले कभी यूएस गए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हैव यू एवर बीन इशूड ए यूएस वीज़ा? बहुत बेसिक है, आप इसको अगर आपके पास वीज़ा है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए यूएस वीज़ा? आप इस कॉलम को कभी गलत मत भरिए कि अगर इन केस आपका कभी पास्ट में कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप उसको यहाँ नो मत कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली एम्बेसी के पास आपका सारा रिकॉर्ड है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है आपके इंटरव्यू में। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ तो आप उसे नो कीजिए। हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज? अगर आपके किसी रिलेटिव ने या अगर आपके किसी आपके नॉन ने आपके लिए कोई इमिग्रेशन की पिटीशन फाइल की है तो आप उसे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए या स्पाउस के लिए हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे वहाँ रहते हैं और वो सिटीजन हो चुके हैं तो वो आपके बिहाफ पे इमिग्रेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि वो आपको वहाँ पे रखना चाहते हैं। तो उस केस में है, अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यस है तो आप यस कीजिए। आप टूरिस्ट वीज़ा फिर भी ले सकते हैं, अगर आपका पिटीशन डला भी हुआ है तो भी आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप इसे नो कीजिए। इसके बाद आपका होम एड्रेस वो आपको डालना होगा, बिल्कुल बेसिक है। इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस? यस। अगर आप पासपोर्ट कहीं और मंगवाना चाहते हैं तो आप अपना मेलिंग एड्रेस अलग भी डाल सकते हैं। आपको अपने फ़ोन नंबर्स डालने होंगे इसमें। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द पास्ट इन द लास्ट 5 years? नो। अगर आपने किया है तो आप यस डाल सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए। अगर आपने इस ईमेल के अलावा कोई और ईमेल कभी यूज़ किया है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अब ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम फिर से आ गए, सोशल मीडिया। डू यू हैव ए सोशल मीडिया प्रेजेंस? देखिए आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जिसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस होना ज़रूरी भी है और इसमें डालना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालेंगे और अगर ऑफिसर ने सर्च किया और उसे मिल गया कुछ ऐसा तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो वैसे तो अच्छा रहता है आजकल, अगर आप कहीं घूमने गए हैं, अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री का टूर किया हुआ है और अगर आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन में, क्योंकि ऑफिसर अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के देखे और उसे दिखे कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री जो लिखा है वो बिल्कुल सही है तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आपने किस सोशल मीडिया पे आप हैं आप उसका डिटेल डाल सकते हैं, जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम डाला तो आप इंस्टाग्राम डाल सकते हैं। अब इंस्टाग्राम का आपने आइडेंटिफायर डालना कैसे है, आप इंस्टाग्राम यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप एक नई विंडो में इंस्टाग्राम खोलेंगे आप अपना यहाँ यूज़र नेम डाल दीजिए। तो ये जैसे आपको मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिख रहा है तो ये आपका आइडेंटिफायर है। आप इस आइडेंटिफायर को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हो, तो ये आपका आइडेंटिफायर हो गया। अगर आप फेसबुक भी डालना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर कर दीजिए, आप लिंक्डइन डालना चाहते हैं, आप टिकटॉक डालना चाहते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं आप उसको डाल सकते हैं। Do you wish to provide information about your presence on any other website or application you have used within the last 5 years to create or share content? ये इसका जो पूछने का मतलब है वो ये है कि इनके अलावा अगर इन सब ये जो मेंशन्ड है फॉर्म में इनके अलावा भी अगर आपने कोई यूज़ किया तो आप उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। आपका पासपोर्ट रेगुलर है या कैसा है आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पासपोर्ट का नंबर डालना होगा। पासपोर्ट बुक नंबर, अब ये पासपोर्ट बुक नंबर क्या है, आप पासपोर्ट के लास्ट पेज पे देखेंगे तो सबसे लास्ट में जो एक बड़ा सा नंबर लिखा रहेगा वो आपका बुक नंबर है। आप उस बुक नंबर को यहाँ डाल सकते हैं। इशू कंट्री इंडिया, आपका जहाँ भी पासपोर्ट इशू है जिस भी स्टेट में आप उसे डाल सकते हैं इंडिया। आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ और आपका पासपोर्ट अब एक्सपायर कब हो रहा है आप वो डाल सकते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट
ए पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन, अगर आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ या चोरी हुआ तो आप उसे यस कीजिए और उसका डिटेल ये पूछेगा, आप डिटेल डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी एंड इशुएंस डेट ही पूछेगा। अगर नहीं हुआ तो आप इसे नो कर दीजिए सिंपली। हम चलते हैं नेक्स्ट, यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले तो आपको मैं ये हेल्प में पढ़ते हैं हम क्या है। योर यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एनी इंडिविजुअल in the US who knows you and can verify, if necessary, your identity. If you do not personally know anyone in the US, you may enter the name of store, company or organization you plan to visit during your trip. तो इस क्वेश्चन से ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि इसमें हम क्या भरें, कुछ होटल का नाम भर देंगे तो वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्या वहाँ पे कोई पर्सन ज़रूरी चाहिए हमें। तो आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इतना बहुत मुश्किल नहीं है इसको भरना। अगर आपका कोई नॉन है वहाँ पे जो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको वेरीफाई कर सके तो आप उसका डिटेल डाल दीजिए। अदरवाइज आप इसमें सिर्फ अपने होटल का नेम भी डाल सकते हैं अगर आप हॉलीडे पे जा रहे हैं तो। अगर कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों का डिटेल इसमें डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ हॉलीडे पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और आपका वहाँ कोई नॉन नहीं है तो आप सिर्फ अपना होटल का नेम भी यहाँ डाल सकते हैं। अगर कोई इवेंट के लिए आप जा रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इनवाइट किया है, अगर वहाँ कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका आपको ईमेल पे कंफर्मेशन आया हुआ है तो आप उसका डिटेल भी डाल सकते हैं। बड़ा बेसिक है, इससे आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसमें कुछ भी डमी नेम डाल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी आप इसमें डाल सकते हो। आपसे उसका रिलेशन क्या है, देखो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका कोई रिलेटिव है, आपका स्पाउस है, आपका फ्रेंड है, आपका बिजनेस एसोसिएट है, आपका कोई एम्प्लॉयर है, आपका कोई स्कूल ऑफिशियल है या अदर है। अगर आप अदर में डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट करते हैं, आपसे उसका रिलेशन, उसके बाद आपको डालना होगा उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल आपको डालना होगा। अब उसके बाद अगला पेज भी बिल्कुल बेसिक है, आपको अपने फादर और आपके मदर की डिटेल डालनी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। इज़ योर फादर इन द यूएस, अगर आपके फादर यूएस में हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। आपकी मदर की डिटेल, इज़ योर मदर इन द यूएस, नो। उसके बाद एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूएस। और इमीडिएट रिलेटिव से इनका क्या मतलब है वो यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स आपके फियांसे, आपके स्पाउस, आपके बच्चे या आपके सिबलिंग्स। क्या इनमें से आपके मदर फादर के अलावा क्या इनमें से कोई यूएस में है। अगर आप है तो आप उसे यस कीजिए, अदरवाइज उसे नो कीजिए। आपके स्पाउस की डिटेल आपको डालनी होगी। अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली ये कॉलम आएगा, अगर आपने मैरिड सिलेक्ट नहीं किया तो ये कॉलम आपको नहीं आएगा। अभी हम इस फॉर्म को डमी भर रहे हैं। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें वैसे तो आपको देख के बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड आप काम करते हैं तो आप ये भरिए। आप कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। आपने इंजीनियरिंग किया या आप इंजीनियर हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्राइवेट कंपनी में तो आप ये भरिए। आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो एग्रीकल्चर भरिए। आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप इसे बिजनेस भरिए। तो बड़ा बेसिक है। हम इसको बिज़नेस से शुरू करते हैं कि हम अगर बिज़नेस करते हैं तो इसमें क्या भरें। अब प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, अब ये कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को है कि मैंने बिज़नेस भरा तो मैं एम्प्लॉयर का नाम क्या भरूं। तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप बिज़नेस करते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आपका एम्प्लॉयर ही हुआ, तो इसमें आप उसका नाम भरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैवल कंपनी है और मेरा एम्प्लॉयर मेरी ट्रैवल कंपनी होगी, चाहे मैं उसमें डायरेक्टर हूँ या ओनर हूँ, दैट डजंट मीन कि वो मुझे एम्प्लॉयर मुझे नहीं भरना। तो मुझे एम्प्लॉयर की जगह में अपने कंपनी का नाम भरना है। आप उसका एड्रेस भरेंगे,
आपने इस बिज़नेस को कब शुरू किया था, आपको वो डिटेल भरना होगा। अब ये अगला जो कॉलम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अब इसमें लिखा है मंथली इनकम इन लोकल करेंसी इफ़ एम्प्लॉयड। अब यहाँ भी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न मैंने देखा, यहाँ पे लोगों ने डू नॉट अप्लाई किया हुआ है। जिसने बिज़नेस भरा उसने इसको डू नॉट अप्लाई कर दिया, जो जॉब कर रहा है उसने यहाँ अपना लोकल में करेंसी में अपना सैलरी डाल दिया। तो ये गलत है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी आपका जितना मंथली इनकम बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, आपने साल भर में 12 लाख रुपए कमाया, तो आप उसको 12 से डिवाइड करके आपने मंथली इनकम अपना निकाल लिया कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। वो बिज़नेस से भी हो सकता है, वो जॉब से भी हो सकता है, तो आपको यहाँ वो डिटेल भरना है। आपको अपनी ड्यूटीज़ डिस्क्राइब करनी है। आप ये क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला, ये आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पर बार बार आपको इम्पोर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर इनकम। मे बी वो मंथली पूछ ले, मे बी वो पर एनम पूछ ले। उसके बाद आपको जो भी आपने बिज़नेस भरा या जो भी आपने जॉब की डिटेल भरी, उसके बाद आपने उसकी ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब करना है। अब ये देखो, वैसे तो ये कॉलम अपने आप में ही ये बता रहा है आपको कि आपको ब्रीफ ड्यूटीज़ बतानी है, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है इसमें। अभी रिसेंट मेरे पास एक ईमेल आया, उन्होंने मुझे अपना फॉर्म भेजा चेक करने के लिए कि आप मेरा फॉर्म चेक कर दीजिए। उनकी ड्यूटीज़ मैंने जब देखी ना तो मुझे लगा कि ये 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एट लीस्ट 15-20 लाइन्स में अपनी ड्यूटीज़ लिखी हुई थी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये समझाया था कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप मेरी इस बात को याद रखना, जब आप काउंटर पे खड़े होंगे इंटरव्यू देने, तो एक बार ज़रा पीछे मुड़ के देखना कि कितनी भीड़ है वहाँ पे। वो 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देता ऑफिसर। तो 1 या 1.5 मिनट में आप ये देखो फॉर्म कितना लंबा है, हम कितने कॉलम्स भर चुके हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 पेज भर के आ चुके हैं और 11th पेज पे आके हमें ड्यूटीज़ डालनी है। तो आप सोचो कि 1 मिनट में वो आपका फॉर्म पढ़ेगा या आपकी 15 लाइन की ड्यूटीज़ पढ़ेगा या आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है उसको समझेगा। उसके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो इसको आप 2 लाइन में निपटाओ बस। 2 या 3 लाइन से ज़्यादा आपको ड्यूटीज़ नहीं लिखनी। अभी एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन ने हमने उनका फॉर्म भरा, तो उनकी 3 कंपनीज़ हैं, 3 कंपनीज़ में वो डायरेक्टर थे। तो उनकी ड्यूटीज़ जब उन्होंने हमें लिख के दी तो 1 पेज की लिख के दे दी। तो ऑब्वियसली हम 1 पेज की ड्यूटी इसमें डालेंगे तो ऑफिसर उसको स्क्रॉल भी नहीं करेगा, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप उसको सिंपल लिख सकते हैं कि आई एम डायरेक्टर इन 3 डिफरेंट कंपनीज बेस्ड इन इंडिया एंड माई ड्यूटीज़ आर दीज। बस इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही है, अगर उसे कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वो इंटरव्यू में पूछेगा ही। अगर आप अपनी जॉब में हैं, आपने ड्यूटीज़ डालनी है, तो आप अपनी बेसिक ड्यूटीज़ उसमें डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इसको लेंथी मत कीजिए, ये रिजेक्शन का रीज़न बहुत बनता है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? अगर आप इस जॉब से या इस बिजनेस से पहले जो भी काम करते थे, अगर नहीं करते थे तो आप नो कर दीजिए, अगर आप करते थे आप येस कीजिए। तो आपको जैसा आपने अभी डिटेल भरा वैसा ही सेम एक कॉलम और खुल जाएगा, तो आपको अपनी प्रीवियस जॉब या प्रीवियस बिजनेस के बारे में भी भरना होगा। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द सेकेंडरी लेवल और अबव? कि क्या आपने आप इंडिया के हिसाब से देखें तो 12th के बाद आपने कोई पढ़ाई की? तो ऑब्वियसली येस अगर आपने की है, तो अगर आपने नहीं की तो आप नो कर सकते हैं। बच्चों के केस में आप नो कर सकते हैं इसको। आपके केस में तो आपको यहाँ अपने इंस्टीट्यूट का नेम, उसका एड्रेस, ये आपको बेसिक डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। आपने क्या पढ़ाई किया आपको वो डालना होगा, आपने कब से कब तक पढ़ाई की आपको वो डालना होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप ऐड कर सकते हैं मास्टर्स को भी। अगर आपने डबल मास्टर्स किया है तो आप अपनी तीनों एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब? टोटली आपका पर्सनल चॉइस है, आप इसमें क्या भरेंगे। प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक? आप हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, या आप पंजाबी भी बोल सकते हैं, आप तमिल भी बोल सकते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा इंटरव्यू में भी जब आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ हिंदी में भी इंटरव्यू हो रहे हैं, इंग्लिश में भी हो रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश इज़ ऑलवेज ए प्लस पॉइंट फॉर US वीज़ा इंटरव्यू। अगर आप दे सकते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू तो दैट वुड बी मच बेटर। अगर आप नहीं दे सकते तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, वहाँ ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल टू एनी कंट्री रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर? आपने जिस भी कंट्री में ट्रैवल की है आप उसको सिलेक्ट कीजिए।
डू यू बिलोंग टू, कंट्रीब्यूटेड टू और वर्कड फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, कोई आपके पास स्पेशल स्किल है, आप उसको यस या नो कीजिए। क्या आप मिलिट्री में रहे हैं? नो। इसके बाद अब ये फॉर्म लगभग खत्म होने को है और इन जनरल डिक्लेरेशंस रह गई हैं, ज़्यादातर इनका आंसर नो ही होगा। इन सब क्वेश्चंस को हम नो ही करेंगे और इसके बाद हम इस फॉर्म को आपको सबमिट करके मैं दिखाऊंगा कि सबमिट करके आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट कैसे लेना है आपको। देखो अब आपने जो फॉर्म भरा आप उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। पूरा फॉर्म आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल आपकी चेंज करनी है तो यहाँ आप एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, एडिट एड्रेस कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना है, जो भी पर्टिकुलर कॉलम आप उसे कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। पूरा फॉर्म जो भी आपने भरा उसका प्रिंट आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो भी फॉर्म भरा वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको उसमें चेंजेस की नीड नहीं है, तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं। आप एक बार पूरा फॉर्म अपना गो थ्रू कर लीजिए सबमिट करने से पहले, क्योंकि अब चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई चेंज करना होगा तो आपको फिर एक न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको दोनों फॉर्म्स लेके जाने पड़ेंगे। अब मुझे इससे याद आया कि अभी रिसेंट मेरे पास एक इंक्वायरी ये भी आई कि मैं फॉर्म में कुछ गलत भर दिया मैंने, अब मैं उसको करेक्ट कैसे करूं। तो अब आपके पास करेक्शन का ऑप्शन नहीं है DS-160 में। अब आपको एक नया फॉर्म भरना होगा, उस नए फॉर्म को भर के आपको सबमिशन करना होगा और जो कन्फर्मेशन पेज आएगा वो, और जो आपने पुराने फॉर्म का कन्फर्मेशन पेज है, आपको दोनों लेके जाने होंगे VFS में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक बार स्कैन कर रहे हैं कि बिल्कुल सही भरी है हमने। डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस फॉर्म। अगर किसी ने आपको असिस्ट किया या हो सकता है आपने किसी अपने फ्रेंड से या किसी एजेंट से भी आपने फॉर्म भरवाया हो तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। वैसे आपको पता है कि मेरा वीडियो बनाने का जो लॉजिक है वो यही है कि आपको एजेंट्स के पास ना जाना पड़े। इस फॉर्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हमने बड़ा इजीली इस फॉर्म को भर लिया। तो आप इसको नो कीजिए कि आपका हेल्प किसी ने नहीं किया, आपने खुद भी भरा है। और ये वीज़ा ऑफिसर के लिए भी मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप वीज़ा फॉर्म खुद भरोगे, खुद भर के आओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और वीज़ा ऑफिसर को भी लगेगा कि आपने फॉर्म खुद भरा है तो आप आंसर क्लियरली दे रहे हो। आप अपने पासपोर्ट का नंबर डालिए यहाँ पे, इसको आपको साइन एंड सबमिट करना होगा। अब ये फॉर्म हो गया सबमिट। सबमिट करने के बाद अब कंफर्मेशन पेज कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इस कंफर्मेशन पेज का आपको प्रिंट लेके जाना है। अब ये फॉर्म हो गया ख़त्म। बड़ा ही इजीली और बड़ी ही बेसिक चीज़ों के साथ हमने इस फॉर्म को डिस्कस किया और फिल किया। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसके बाद आपको DS-160 भरने में कोई प्रॉब्लम आएगी। इफ़ इन केस आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप प्रेफरेबली मुझे ईमेल कीजिए अपना DS-160, जो भी उसमें आपको कन्फ्यूज़न लगती है आप उसको लिख दीजिए। मैं होपफुली आपको 24 to 48 आवर में रिप्लाई कर पाता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी ईमेल्स में ये लिखा भी, और क्योंकि लोगों ने ईमेल किया और 2-3 घंटे 4 घंटे बाद ये फिर से मेल आया हुआ था कि रिप्लाई करूँ मैं। तो देखिए बहुत सारी ईमेल्स का मुझे रिप्लाई करना होता है, तो 24 आवर से 48 आवर का आप टाइम मुझे प्लीज़ दीजिए ईमेल्स का रिप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली मैं आपकी ईमेल का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, विदाउट एक भी सिंगल ईमेल भी छोड़े बिना मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। प्लीज़ आप उसके लिए वेट कीजिए 24 आवर्स का। अभी आपसे बाय बाय कहने का समय है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे वीडियोस सफिशिएंट रहेंगे किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अभी कंट्रीज़ बहुत हैं, सभी कंट्रीज़ पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और अभी नेक्स्ट वीडियो में किस कंट्री पे बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।